आज हम पढ़ेंगे सीएनटी एक्ट के बारे में। लास्ट तक बने रहना, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा जो मैंने देखी पढ़ते वक्त। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटा नागपुर से। देखो, छोटा नागपुर में जो क्षेत्र है ये ब्रिटिश शासन में 1700, ये देखो हिल गया, 1765 में आया। ठीक है, 1765 में छोटा नागपुर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया। इसके बाद यहाँ पे व्यवस्था कौन सी थी? मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। ये तो शुरुआती इम्पोर्टेंट टाइम यहीं पे स्टार्टिंग होती है ना, जैसे सारी चीज़ें। छोटा नागपुर पहले 1765 में आया ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पे कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? मालगुजारी व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 1793, 1793 में यहाँ फिर अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त रेगुलेटिंग एक्ट रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में लागू किया गया था। ठीक है, 1824 में रैयत अधिकार को परिभाषित किया गया और सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। आपने अगर शुरुआत से पढ़ा होगा तो देखा होगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी। लाइन से चीज़ चल रही हैं, क्योंकि अभी तो छोटा नागपुर का तो तुम्हारा 1908 में आया था, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें थी। 1824 में रैयत अधिकार परिभाषित करने के बाद और सुरक्षा प्रावधान लगने के बाद फिर 1834 में छोटा नागपुर का क्षेत्र विलिंग्सन कानून लागू किया गया। यहाँ पे विलिंग्सन कानून, देखो ये सारी चीज़ें की गई थी। मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और जो पेपर में आ चुका है। 1859 यहाँ नागपुर भू धृति अधिनियम लगान विवाद के कारण यहाँ सुलझाने हेतु ये लाया गया था। ये दीवानी अदालत को दे दी गई थी सारी अधिकार, जो कलेक्टर के पास थे वो सारे किसको ट्रांसफर कर दिया गया था? दीवानी को, दीवानी अदालत को। ये 1869 में हुआ था। ठीक, अब आते हैं 1879 यानी 1879, पता नहीं 17 बार क्यों निकल रहा है। 1879 में छोटा नागपुर में भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम लाया गया। उसके बाद 1897 में क्या हुआ? बंगाल में काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया। इसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में आया। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले पड़ाव पे कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी हम आ गए हैं अपने सीएनटी एक्ट पे। देखिए इसमें हुआ क्या था, सबसे पहले समझते हैं। देखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 धारा 5 के अंतर्गत गवर्नर जनरल ने इसको मंजूरी दी थी। इसके तहत मतलब इस कानून, मतलब ये जो अधिनियम है इसके तहत सीएनटी एक्ट लागू करने के लिए मतलब इन्होंने गवर्नर ने परमिशन दिया था, मंजूरी दी थी। ठीक, अब आते हैं सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ। सीएनटी एक्ट देखो तुम्हारा लागू हुआ 11 नवंबर 1908 में। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, एक चीज़ ध्यान रखना। इसको इसका ब्लूप्रिंट कह लो या ड्राफ्ट किसने किया था? तो जॉन, चाहे फादर जॉन एच हॉफमैन कह लो, चाहे जॉन एच हॉफमैन कह लो। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं अपने, एक मिनट रुको। अब हम इसमें बात करते हैं तो इसमें अध्याय कितने थे। इसमें अध्याय 19 होते हैं, धाराएं 271 हैं। लेकिन देखो हमारे एग्जाम के लिए सारी धाराएं तो इम्पोर्टेंट है नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसे केवल पढ़ेंगे। वही मैंने लिखा है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो। ठीक है, अब देखो धारा 1 में बात करते हैं। धारा 1 तुम्हारी, इसमें देखो सिंपल से कुछ दिया नहीं है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम जैसे उसमें दिया था और प्रसार कहाँ कहाँ तक है। इसमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और ये उत्तरी छोटा नागपुर में है, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू प्रमंडल, जैसे एसपीटी की सारी जगह छोड़कर। जैसे देखो ये कहाँ कहाँ लागू, सीएनटी का एरिया है, ये जितने एरिया हैं सीएनटी है। मान लो एक सीएनटी का एरिया है, ये सीएनटी,
ये एक एसपीटी का एरिया है। जहाँ जहाँ एसपीटी लागू हुआ एसपीटी का, जहाँ जहाँ सीएनटी लागू हुआ सीएनटी का। और उसके अलावा छावनी और नगर पालिका में ये लागू नियम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। छावनी और नगर पालिका में। अब बात कर लेते हैं धारा 2 में क्या है। धारा 2 में कुछ खास नहीं है। देखो, इसमें पुराने जो कानून थे उसको खत्म कर दिया गया, बस इतना ही है। सीएनटी के इससे पहले जो पहले कानून में हम लोग ने पढ़े थे, ये धारा थी, यहाँ ये चलता था, ऐसे वसूला जाता, वो सारी चीजें हटा दी गई। अब बात कर लेते हैं धारा 3 की। धारा 3 में तुम्हारा देखो कुछ खास नहीं है। धारा 3 में एसपीटी में जो 4 है धारा, जो हमने पढ़ा था, उसी तरह ये सीएनटी में 3 है। परिभाषा दे रखा है। कोकड़ किसे कहते हैं? कोकड़ का मतलब होता है जंगल या बंजर भूमि, जिसे किसी रैयत ने अपनी मेहनत करके धान बोने लायक, मतलब खेती करने लायक बनाया हो। धान लिखा है मैंने, धान की खेती करने लायक बनाया हो, ठीक है। कोकड़ का मतलब ये होता है। इसमें जैसे एक बार आप खोल के देखो तो एक बार पढ़ लेना इसको। क्यों पढ़ लेना? देखो, मैंने तो इम्पोर्टेंट वन में कोकड़ लिख दिया, एक मुझे जो लगा, एक भुईहरी लिख दिया। भुईहरी का मतलब होता है उराव जनजाति द्वारा जंगल साफ करके बनाई गई जमीन। उराव जो जनजाति थी उसके द्वारा जंगल साफ करके बनाया गया, तो उसे भुईहरी जमीन कहते हैं। और तीसरा मैंने लिखा था एक मुंडारी खूटकट्टीदार। इसका मतलब होता है मुंडा जनजाति का वह व्यक्ति वंशज जो सबसे पहले आया था और इसने जंगल को साफ करके गांव बसाया और खेती लायक जमीन बनाई, ठीक है। तो ये मुझे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी थी, जो आई भी थी, 1-2 बार एग्जाम में आई भी हैं। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो दिखेगा। अगर इसके अलावा भी अगर लगता है तो कई सारे हैं, जैसे खानवत आएगा, काश्तकार आएगा, लगान आएगा, तो ये सब चीज़ तो लगभग एक बार आदमी पढ़ा रहता है तो आ ही जाता है, क्योंकि टिकी तो लगाना है, लिखना थोड़े है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 4 की। धारा 4 में देखो क्या लिखा, काश्तकारों का वर्ग। इसमें काश्तकारों का वर्ग के बारे में देखा। पहला कौन सा है? भूधारक। भूधारक उसे कहते हैं दूसरे की जमींदार या जमींदार हुआ, दूसरे जमींदार या सरकार की जमीन लेकर जिससे वो दूसरों से खेती और प्लस लगान वसूल कर सके, ठीक है। जमींदार। भूधारक उसे कहते हैं रैयत। रैयत का एक देखो सिंपल सा जानोगे तो रैयत में क्या होता है। रैयत का सिंपल मतलब होता है किसान। अधिभोग रैयत क्या हुआ? जिसका स्थायी अधिकार हो। अधि अनअधिभोग रैयत क्या होता है? जिसका अस्थायी अधिकार नहीं होता है, ठीक, अपनी जमीन पर। दर रैयत, वह किसान जो किसी और किसान की रैयत पर अधीन जमीन लेकर खेती करता है। मतलब तुम किसान हो, तुमने और किसी किसान को बुला लिया कि आओ मेरी खेती भी जमीन करो, किसान को किराएदार समझ लो एक तरह से, ये होता है दर रैयत। मुंडारी कुकट्टीदार, खूट खूट कट्टीदार। मुंडा जनजाति का वह व्यक्ति जिसने जंगल को साफ करके खेती लायक बनाया। जैसे मैं ऊपर बताया था वही सेम चीज, मुंडा जनजाति वाला खूट कट्टीदार। ये था तुम्हारी इसमें 4। अब आते हैं धारा 16 पे सीधे। बीच की धाराएं एक बार आपको, जैसे जो पहले मैंने जो छोड़ी 1 से लेकर 276 जितनी धाराएं हैं, ये जो ऊपर मैंने बताई यहाँ पे आपको 271 धाराएं, ये सारी एक बार आपको पढ़ लेनी होगी, ठीक है। एक बार रीडिंग केवल कर लोगे ना, ऊपर का हेडिंग भी चाहे एक बार हल्का हल्का पूरा पढ़ लोगे तो हो जाएगा। अगर केवल इतना भी धारा अच्छे से पढ़ लोगे तो प्रीवियस ईयर लगा लोगे तो आराम से चीज़ें हो जाती हैं। अब बात करते हैं धारा 16 की। धारा 16 में क्या है? अधिभोगाधिकार की प्राप्ति। जैसे मान लो इसमें 12 साल का एक जादुई नियम। इसमें होता है क्या, रैयत किसी गांव की जमीन पर लगातार 12 साल तक वो कर खेती करें किसान, तो उसका स्थायी हक बन जाएगा। हाँ, लेकिन ये 12 साल लगातार होने चाहिए, तो ये प्रमोट होकर अधिभोग बन जाएगा। इसका मतलब सुरक्षित हो जाएगा। एक बार अधिभोग अधिकार मिल जाने के बाद आसानी से बेदखल नहीं किया जा सकता। मतलब बेदखल इनको नहीं कर सकते। अगर 12 साल लगातार उसने किसानी रैयत ने लगातार जमीन पे खेती की तो वो समझ लो कि उसका काम हो गया, उसकी ज़मीन हो गई वो, लेकिन उसे बेदखल भी नहीं कर पाओगे जल्दी। शर्त यही है कि लगातार 12 साल तक हो, ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। इतना ही था उसमें धारा 16 में। अब आते हैं धारा 17। धारा 17 देखो कुछ है नहीं। 16 की जो धारा 16 है ना, अधिकार बताता है। 16 तुम्हारा ये देखो अधिकार बताया कि कैसे क्या है जादुई नियम के बाद। और 17 में क्या है कि गांव का निवासी होने का हक दे देता है।
बस रैयत बंदोबस्त करता है, उसमें तुम्हें अधिभोग की प्राप्ति होगी, इसमें बंदोबस्त हो जाएगा। बस इतना ही था इसमें काम का। अब धारा 46 की बात करते हैं। इसमें रैयत भूमि के हस्तांतरण पर रोक है, मतलब भूमि को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते, समझे? किसमें? धारा 46 में। ये एसपीटी की धारा 20 की तरह है, एसपीटी धारा 20 की तरह है, 46 में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक। इसमें जनरल नियम क्या है? जो जनरल इसमें नियम जो होता है जमीन के लिए, सेल नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, वसीयत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें अपवाद हैं, वो देख लेते हैं। लीज पे दे सकते हो 5 साल या मैक्सिमम 7 साल के लिए। भोक्ता बंद को गिरवी पर दे सकते हो, मतलब समझ रहे हो, लीज पे दिया जाता है अपवाद। अगर तुमने लोन लिया है कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक, या सरकारी बैंक कोई हो, तो उसे गिरवी तो रख सकते हो, लेकिन 15 साल तक, ये ध्यान रखना, 15 साल तक। यहाँ स्टार मैंने मार्क कर रखा है, इसीलिए 15 साल तक मेन पॉइंट केवल लिखा है भाई। अब देखो हस्तांतरण का नियम, अगर तुम्हें ट्रांसफर करना है किसी को, इसी में अगर अपवाद में आएगा नहीं है, अपवाद धारा तुम्हारी कौन सी है, देख लो 46 धारा, धारा 46 के तहत ट्रांसफर करना है तो एसटी होगा, तो एक एसटी दूसरे एसटी को करेगा सेल या ट्रांसफर, लेकिन खरीदने वाला भी उसी थाना क्षेत्र का हो। यहाँ थाना क्षेत्र होगा इम्पोर्टेंट, प्लस निवासी हो, मतलब वहाँ का। डीसी से पर पूर्व अनुमति अनिवार्य है भाई, डीसी ध्यान रखना है, डीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह डीसी आएगा, डिप्टी कलेक्टर। अब आते हैं हस्तांतरण का जो दूसरा नियम है। अगर एससी और ओबीसी ट्रांसफर करें तो वो भी एससी और ओबीसी को ही ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर सेल या ट्रांसफर दोनों में जो करना हो। तो इसमें क्या है कि उस जिले का डिस्ट्रिक्ट का निवासी, इसमें डिस्ट्रिक्ट का निवासी, उसमें क्या था, थाना क्षेत्र का निवासी, ठीक है, इसमें जिले का निवासी हो। इसमें भी सेम अनुमति डीसी से, डीसी डीसी को ध्यान रखना भाई, डिप्टी कलेक्टर है भाई। अब यहाँ धारा 49 में क्या लिखा था? धारा 49 कहती है ट्रांसफर फॉर स्पेशल पर्पस। मान लो बेचना तो अलाउ है नहीं जमीनों को, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके जरिए हम अपनी ट्रांसफर कर सकते हैं जमीन को अधिभोग को? किस तरह करेगा? कोई भी अधिभोग रैयत या भूमि जमीन का मालिक अपनी जमीन को किसी विशेष और उचित काम के लिए ट्रांसफर और दान बेच कर सकता है। कैसे? उद्देश्य क्या क्या होंगे भाई? कौन से विशेष चीजें? औद्योगिक कोई काम करना हो, खनन करना हो, कोई शिक्षा का संस्थान करना हो, धार्मिक चीजों के लिए, परोपकार या खैरात करना, चैरिटी करनी हो, तब। इसमें भी लेकिन एक कंडीशन है भाई साहब, समझो। इसके लिए आप ट्रांसफर और तो कर सकते हो, दान कर सकते हो, बेच सकता है, डीसी से रिटर्न में अनुमति लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। डीसी से क्या करना होगा? रिटर्न में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक मिनट। जमीन वापसी, मान लो तुमने जमीन तो दे दी चैरिटी को, चाहे ट्रस्ट को खोलने के लिए, स्कूल कारखाना उसने कुछ खोला ही नहीं और उसने अपना घर बना लिया या खाली छोड़ दे, यूज ही नहीं किया, तब क्या होगा? इसमें तुम्हें गवर्नमेंट हेल्प करेगी, डीसी की मदद से तुम्हें फिर से वो जमीन वापस दिला दिया जाएगा, अगर उसे करना ही करना है काम, ऐसा नहीं कि ले लिया बस, ऐसा नहीं हो सकता। अब आते हैं धारा 71A। इसमें क्या है? आदिवासियों का जमीन अधिकार, इसे ब्रह्मास्त्र में कहते हैं भाई आदिवासियों का। 71A ध्यान रखना, 71A ब्रह्मास्त्र है एक तरह से, मतलब एसटी की जमीन की वापसी, रिस्टोरेशन ऑफ एसटी, रिस्टोरेशन ऑफ एलिनेटेड लैंड टू एसटी, सुनवाई के लिए। इसमें सुनवाई कहाँ होगी? SAR कोर्ट, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोर्ट जो बनाया गया वहाँ पे होगा सुनवाई, SAR कोर्ट ध्यान रखना बाबू। उसके बाद
इसका दूसरा ऑप्शन ये था, अवैध हस्तांतरण हो जाता, मतलब अवैध तरीके से कोई ट्रांसफर कराता है तो उसमें क्या होगा। एसटी की रैयत की जमीन धारा 46 या इस कानून के अन्य किसी नियम तोड़कर या धोखे से डराकर गलत तरीके से ट्रांसफर की गई हो, कब्जा कर लिया हो, तो उपायुक्त, यहाँ पे भी डीसी आ गए भाई, डीसी एक अपनी सुपर पावर से बेदखल कर सकता है, खुद भी ज्ञान संज्ञान ले सकता है। सुमो मोटो, ये जो सुमो मोटो है, सुयो मोटो कहते हैं, जो भी कहते हैं, स्वतः संज्ञान ले सकता है, एसयू मोटो, शियो मोटो, जो भी कहते हैं से है। इसकी मदद से सुपर पावर समझ लो, इस पावर की मदद से वो स्वतः संज्ञान लेकर भी हटा सकता है। अगर भवन है, निर्माण हुआ है, तो दो तरीके होते हैं, अवैध कब्जा कर लिया है तो या तो डीसी आदेश दे सकता है उसको जमीन की असली कीमत चुका दे उस रैयत को, या तो मकान तोड़कर जमीन खाली करा सकता है, ये उसकी पावर है। ठीक, 71 ये। अब आते हैं हम सीधे 240 पे। देखो जितने मैंने बताए अभी तक यही सब इम्पोर्टेंट है और कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब हम देखेंगे ना भाई, तुम कहोगे कि हाँ, तब मज़ा आएगी तुम्हें। डेट वाइज दिखाऊंगी कितनी बार रिपीट हुई चीज़ें, जो लास्ट तक बना है उसे समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी तो लाइक ज़रूर करते हैं यार, कुछ नहीं तो कमेंट कर देना यार, मोटिवेशन मिल जाएगी। अच्छा लगता है यार कोई कमेंट कर देता है तो। देखो लाइक नहीं करना ना करो, लेकिन कमेंट ज़रूर करो। धारा धारा 240, अब आखिरी धारा पे हम आ गए। लगभग 240 में मुंडारी और खुटकट्टीदार काश्तकारी के लिए हस्तांतरण पर रोक लगाती है। मुंडा जाति का ये आयरन शील्ड कहा जाता है, मुंडा जाति का आयरन शील्ड कहा जाता है, शील्ड है, ठीक है। पूर्ण प्रतिबंध है इसको, सेल गिफ्ट वसीयत कुछ नहीं कर सकते हैं। अदालत में भी कुर्की और नीलामी पर रोक है, कोई भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते। 240 समझ लो एक लोहे का कवच है मुंडाई खुटकट्टीदार काश्तकारों के लिए, मतलब मुंडा जनजाति के लिए, कि 240 का उपयोग करके अगर पूर्ण प्रतिबंध है इन सारी चीज़ों पे, गिफ्ट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, वसीयत नहीं कर सकते। इसमें अपवाद क्या है, केवल नीलामी पे इसमें भी रोका है, ठीक है। अपवाद देखो क्या, केवल जमीन का वह बकाया लगान वसूलने के लिए विशेष प्रक्रिया से नीलाम हो सकती है। लगान अगर बकाया है तब ही विशेष प्रक्रिया, उसके लिए भी विशेष प्रक्रिया चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि कर दिया। अब इसमें अपवाद पढ़ते हैं। पहला, भुक्ताबन मॉर्टेज, रैयत मैक्सिमम 7 साल किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक या अधिकतम किसी बैंक को 15 साल के लिए गिरवी रख सकता है। 15 साल मैक्सिमम गिरवी रख सकता है। इसके बाद क्या होगा, जमीन वापस मिल जाएगी, सिंपल सा। अपवाद दूसरा, विशेष उद्देश्य, जैसे धारा 49 में डीसी की पूर्वनुमति से खैरात या धार्मिक काम निकल दे दिया गया, तब वो हस्तांतरण कर सकते हैं। 2 ही अपवाद हैं। देख रहे हो इतनी आसानी से तुम्हारा सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेंडेंसी खत्म हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। देखो वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़, ये बड़ी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है वीडियो बनाने में, लेकिन अगर सपोर्ट करोगे तो मैं कोशिश करूँगा धीरे-धीरे और अच्छी चीज़ें करूँ। मैं अपनी तरफ से अच्छा करूँगा। आई होप कि तुम्हें अच्छा भी लगे। देखो अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बकवास अपनी बंद करते हैं। प्रश्न कौन सा आया था, कब आया था, ये देखना। पहला प्रश्न पढ़िए, कब आया, 2016 और 2021 में आया था भाई, 2 बार आ चुका है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया था? देखो कितना सिंपल से, 11 नवंबर 1908 में। पहला प्रश्न हो गया भाई, पहले ही बताया था ऊपर ही। मेन चीजें कराएं। सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट प्रारूप किसने तैयार किया था? पूछा कब गया था? 6th जीपीएससी 2016 में पूछा गया था। क्या बताया था? फादर जॉन एच हॉफमैन ने। तीसरा प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है, 13 और 16 में, 3 साल के गैप में। हो सकता है फिर आ जाए। सीएनटी में कुल कितने अध्याय हैं और धाराएं हैं? बताया 19 और 271 धाराएं हैं। चौथा, सीएनटी एक्ट किस धारा के तहत अनुसूचित जाति भूमि हस्तांतरण प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर लगाती है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर आ सकता है, जो 24 में भी आया था, 16 और 24 में। धारा 46।
एक बार पढ़ोगे तो भाई पूरा ही याद हो जाएगा। देखो मैंने 15 प्रश्न लाए हूँ पुराने जो आए हैं इससे। प्रश्न 5, सीएनटी एक्ट किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी आदिवासी को अवैध रूप से हस्तांतरण की से वापस, रिस्टोरेशन वाला जो अभी पढ़ा था हमने, 71A 1969 में से संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ये एक चीज एक्स्ट्रा तुम्हें मिल गई। ए है ना, देखो ABC जो बार में लगाए जाते हैं, मूल तो देखो ए बना था जैसे 1 2 3 ऐसे बना, और लेकिन जब बाद में संशोधन होता है तो उसमें ABC ऐसे जोड़ दिया जाता है। अब मान लो ऐसे तो करेंगे नहीं कि नया नंबर लिख देंगे, तो ये तरीका होता है। जो छठवा प्रश्न, सीएनटी एक्ट के तहत कोक्कड़ भूमि से क्या था? देखो कोक्कड़ मैंने लिखवाया था, बंजर भूमि जिसे किसी व्यक्ति ने अपने श्रम से साफ करके और समतल करके धान की खेती की योग्य बनाया हो। ठीक। सातवां प्रश्न, डिवीजन में लागू है, छोटा नागपुर कहाँ लागू है? तो ये देखो ये भी 2 बार आया है, 7वें में भी आया था, 10वें में भी आया था, 21 में। छोटा नागपुर में, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान में राज्य के कुल 18 जिलों में लागू है। प्रश्न 8वां, मुंडारी कुट्टी दर बताया था ऊपर, विशेष प्रावधान है, किस अध्याय में दिया गया? अध्याय 18 में। ठीक। सीएनटी अधिनियम 1908 की धारा 58 के अनुसार यदि कोई रैयत समय पर लगान भुगतान नहीं करता तो उसका अधिकतम कितने कितना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज लगाया जा सकता है? 6.25। ये इसमें नहीं था, ये किताब में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर अगर लगा के जाओगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर कहोगे तो मैं और जो टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया उसका मैं तुम्हें अपलोड कर दूंगा टेस्ट क्वेश्चन, अगर आप कहते हो तो। 10वां प्रश्न देखो, सीएनटी के एक्ट के अंतर्गत भूयहरी जमीन से के संबंध में मुख्य रूप से किस जनजाति से माना जाता है? उराव जनजाति भी बताया क्वेश्चन में, अगर ऊपर पढ़े होगे तो। सीएनटी के एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रैयत के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, अधिभोग, अन अधिभोग रैयत और दर रैयत, ऊपर पढ़ा था हमने। ये भी 2 बार प्रश्न है, किस वर्ष में सीएनटी एक्ट में संशोधन करके इसे भारत की 9वीं सूची में डाला गया है? ये मैंने नहीं कराया है, लेकिन इसको आप किताब एक बार नॉर्मल रीड कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन देख लेते 1990 में 66वां संविधान संशोधन द्वारा सीएनटी एक्ट की धारा 49 के तहत किन उद्देश्यों के लिए आदिवासी को भूमि गैर हस्तांतरण गैर आदिवासियों को ट्रांसफर किया जाता है? बताया था, इंडस्ट्री, उद्योग, खनन, डीसी से पूरा नोटिस लेके, और भी चीजें थी, याद करो पर पढ़ा था हमने। धार्मिक कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। उपायुक्त ड्यूटी करने से आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान सीएनटी की धारा में है, धारा 215 में है। ये प्रश्न अगर आपने ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये प्रश्न 215 हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं देख लेता हूँ, मुझे भी याद नहीं है। 246, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना। देखो तो मैं ऐसा थोड़े कह रहा हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, सारी चीज़ें लिखाई। देखो धारा मुझे जो जो इम्पोर्टेंट मेन उससे आ जा रहा है क्वेश्चन पकड़ में, और बाकी PYQ लगा लोगे तो बचे हुए आ जाएंगे सारे, इसीलिए करा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। देखो ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं आखिरी प्रश्न, सीएनटी के तहत काश्तकार टेनेंट के अंतर्गत कौन आते हैं? भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी कुट्टीदार सारे आते हैं। तो सीएनटी में इतने ही चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं, एक तुम्हारे लिए बोनस एक और करा दे रहा हूँ, निकाल के मैं ले आया था। एसपीटी एक्ट का मैं पिछली वीडियो में नहीं करा पाया था, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेते हैं, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? सिंपल क्वेश्चन, 6 JPSC 2016 में आया था। 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, 1 नवंबर को। एसपीटी एक्ट कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? 9 अध्याय, 72 धाराएं हैं। कितने जिलों में लागू है? 6 जिला, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा। ये भी 2 बार आ चुका है भाई। प्रश्न देखो कितनी बार रिपीट हुए हैं इसमें। देखो चौथा प्रश्न, एसपीटी एक्ट की धारा किसके तहत रैयत भूमि हस्तांतरण पर कड़ी रोक लगाती है? बताया था, धारा 20। उसमें भी सेम लिखा है भाई, जाके एक बार पिछली वीडियो देखना। एसपीटी एक्ट किस धारा के तहत कृषि भूमि एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चर किया जा सकता है? धारा 23, डीसी से पूर्वोन्नति या दोनों गांव के आसपास होने चाहिए, जैसे एक गांव है के पास होना चाहिए, ठीक।
एसपीटी एक्ट के तहत बंजर भूमि बंदोबस्त के लिए कौन सा प्रपत्र दस्तावेज तैयार किया जाता है? पट्टा या कबूलियत? ठीक है, पट्टा या कबूलियत। एसपीटी धारा 14 के तहत किस रैयत जोत को किस आधार पर बेदखल किया जा सकता है? अरे यार, ये तो सिंपल सा है। देखो, केवल उपायुक्त के आदेश से किया जाता है, लेकिन उसने अधिनियम ने के प्रावधानों को उल्लंघन किया हो। या जमीन जगह मतलब जमीन पे ऐसे कर दे कि उसकी वैल्यू घट जाए, कृषि लायक ना बचे, तब डिप्टी कमिश्नर के आदेश से उसे हटाया जा सकता है। प्रश्न 8, एसपीटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि बंजर भूमि बंदोबस्त 5 साल के भीतर उसे आबाद कल्टिवेट नहीं किया जाए तो बंदोबस्त रद्द हो जाएगा? धारा 33 के अंदर ही भी होगा। संथाल परगना में खास ग्राम मैंने लिखा है, वह ग्राम जहाँ ना तो कोई मूल रैयत होता है, ना ही कोई ग्राम का प्रमुख नियुक्त होता है, उसी को खास ग्राम कहते हैं। प्रश्न 10, ग्राम प्रधान की नियुक्ति एसपीटी किस अध्याय और धारा में है? अध्याय 2, धारा 5। उसमें तो मैंने बकायदा अध्याय लिखा भी है, अध्याय 1 में 1 से 4 तक, 2 में 5 से, ऐसे करके पूरा लिखा हुआ है, आप जाके वीडियो देख लेना। एसपीटी एक्ट की धारा 42 क्या प्रावधान करती है? 42 तुम्हारा कृषि भूमि से अवैध रूप से बेदखल करने से उपायुक्त द्वारा जमीन वापसी दिलाने की बात करती है। एसपीटी एक्ट के अनुसार क्या बंजर भूमि खाली जोत बंदोबस्त गैर आदिवासी के साथ की जा सकती है? हाँ, यदि उस गांव का अस्थायी निवासी जमाबंदी रैयत हो, लेकिन प्राथमिकता आदिवासी को ही दी जाती है। भाई साहब, कैसा लगा आपकी वीडियो मेरी? मजा आई? अब इसके लिए एक अतिरिक्त सुझाव मैं देना चाहूँगा। सीएनटी एक्ट की तुलना एसपीटी एक्ट से छोटा है, ठीक है? इसकी एक बार तुलना आपको देखनी पड़ेगी कॉपी में, नहीं तो पूरी किताब पढ़ोगे पागल हो जाओगे। इसके अध्याय में 2, 3, 4 लगभग सभी तरह अच्छे से रट लें। रट क्या लें, एक बार तुम देखोगे, लगातार देखो, PYQ लगाओ, बस नथिंग करो। ये मेन धारा मैंने लिखा दी। धारा 20 हस्तांतरण हो, धारा 22 नियम पर ये बार घुमा के हर साल पूछता है। इतनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई। आई होप यू लाइक। और ये क्या हो गया? चलो पेन से लिख देता हूँ, कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।